ऑलराइट, तो आज का लास्ट टॉपिक है हमारे पास एक्सचेंज रेट्स। तो एक्सचेंज रेट को हम समझते हैं कि ये क्या होता है और इसमें और कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये मैंने आपके लिए तैयार किया हुआ है। एक्सचेंज रेट क्या है? द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। अच्छा, इसको हम एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द करेंसी भी बोल सकते हैं। एक्सटर्नल वैल्यू क्यों बोलते हैं? कि पैसे की वो वैल्यू जो कि आप मेजर करते हैं जब आप इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे होते हैं, तो उस वक्त जो पैसे की वैल्यू होती है इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर, वो एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द करेंसी कहलाती है या एक्सचेंज रेट उसे कहते हैं। अच्छा, ये जो मैंने एग्जांपल दी हुई है कि $1 100 के बराबर है और बाद में $1 300 के बराबर हो गया, तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर एक्सचेंज रेट अप्रिसिएशन हो रही है डॉलर की। क्या हो रही है जी? एक्सचेंज रेट अप्रिसिएशन। ये जो यहाँ नजर आ रहा है हमें, ये है एक्सचेंज रेट अप्रिसिएशन। और अप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? कि द राइज इन द वैल्यू ऑफ करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी, इसको बोलते हैं अप्रिसिएशन। तो यहाँ साथ मैंने यहाँ पर लिख भी दिया कि एक्सचेंज रेट अप्रिसिएशन क्या है जी? राइज इन द वैल्यू ऑफ अनदर करेंसी। तो ये डॉलर की अप्रिसिएशन हुई। ठीक है, ये आया क्यों नहीं लिखा अस्सलाम हुआ? वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। राइज इन द वैल्यू ऑफ अनदर करेंसी। ठीक है जी, तो ये डॉलर अप्रिशिएट कर गया है अगेंस्ट रुपीज। यानी कि जब आपने कहना है कि कोई करेंसी अप्रिशिएट कर रही है, तो ऐसे ही नहीं कह देना, वो अगेंस्ट सर्टन करेंसी होगी। यानी कि डॉलर भाई हमारा 300 के करीब जा रहा है, तो इंडिया में थोड़ी जा रहा है 300 का। ठीक है, तो हमने कहा डॉलर बढ़ गया, तो वो अगेंस्ट पाकिस्तानी रुपीज बात हो रही है। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं आगे ये कह दूं कि डॉलर जो है वो अब हो जाता है, लेट से मैं कहता हूँ, आपने ओ लेवल में भी किया है कि $1 अब बराबर हो गया 50 रुपीज की। तो ये क्या हुआ? ये डॉलर डेप्रिशिएट कर गया। इसके बारे में भी आपको अच्छे से पता ही है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन। तो मैं इसको लिख भी देता हूँ, फिर हमने आगे डायग्राम को देखना है। क्या जी? एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन, इस पर मैं अभी बात भी करता हूँ इसलिए लिख रहा हूँ। फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी, फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी in terms of in terms of another currency। ठीक है जी। अच्छा, ये ऊपर थोड़ा सा मिस हो गया, वो मैंने इन राइज इन द वैल्यू ऑफ करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर मैं लिखना भूल गया, तो मैं इसको सोच रहा हूँ सही कर ही दूं। अच्छा, भारत मीन मैं आपसे बात करता हूँ जब तक मैं इसको ठीक करता हूँ। अब ये कि क्या एप्रिसिएशन जो होती है एक्सचेंज रेट में, क्या ये अच्छी बात है? क्योंकि सवाल आपको आ सकता है ना, तो आपको दोनों साइड्स पता होनी चाहिए। आपको पता है वैल्यूएशन आ जाती है, तो आपको दोनों साइड बतानी पड़ती है, चाहे वो 8 वाला क्वेश्चन हो चाहे वो 12 वाला हो। तो अगर एप्रिसिएशन हो रही है तो उसका फायदा तो हमें नजर आता है। और वो क्या फायदा भला, कोई बताएगा? आप में से कोई बता सकता है क्या फायदा होगा? सर इम्पोर्ट सस्ती हो जाती हैं। जी, एक तो बात ये कि एक्सचेंज रेट बढ़ने से इंपोर्ट सस्ती हो जाती हैं, और पर्टिकुलरली वो इंपोर्ट्स जो कि असेंशियल हैं, जैसे मैंने पहले भी बात किया, एनर्जी रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, ऑयल है, कैपिटल गुड्स हैं, जैसे कि इक्विपमेंट को, मशीनरी, टेक्नोलॉजी, या रॉ मटेरियल है जो कि जरूरी है आपको प्रोडक्शन करनी है अपने मुल्क में, तो वो आपको सस्ती पड़ती हैं। अच्छा, अब ये नहीं कहना वो सस्ती हो गई, ये याद रखना है। वो उस कंट्री को सस्ती पड़ेंगी, उनकी प्राइस वही है, लेकिन अब आपको अपनी कम करेंसी देकर वो चीज मिल जाएगी, उतनी क्वांटिटी मिल जाएगी, तो आपके लिए सस्ता पड़ेगा ऑफ कोर्स। तो जारी बात है, वो चीजें जो असेंशियल है जैसे ऑयल है, तो वो आपके मुल्क में जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है
वो नहीं आएगी, क्योंकि इंपोर्ट्स जब सस्ती होंगी, जैसे ऑयल सस्ता आ रहा है, आपको सस्ता मिल रहा है, तो आप वो ऑयल तो हर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, तो उससे कॉस्ट कम रहेगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होगी, तो ओवरऑल इन्फ्लेशनरी प्रेशर नहीं आएगा इकोनॉमी पे। अच्छा, ये तो एक फायदा हमें नजर आ रहा है कि एप्लीकेशन से ये हो रहा है। अच्छा, उससे एक फायदा और हो रहा है, और आप चीजें वो भी ले सकते हैं जो कि आपके लोगों को जरूरत है, और उससे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, क्योंकि वो आइटम आपके मुल्क में नहीं बनती हैं, अब आप दूसरे मुल्कों से ले रहे हैं, बट नाउ यू आर गेटिंग इट एट अ चीपर, चीपली ऐसे कह लो, क्योंकि वो आपकी करेंसी स्ट्रांग हो गई, तो आपको सस्ता पड़ रहा है। अच्छा, तो इससे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड तो बढ़ेगा, ये बात तो ठीक है। अच्छा, इसका एक और भी फायदा है अप्रिसिएशन का, कि आप ये इम्पोर्ट तो सस्ती हो गई, और इसमें क्या फायदा आपको नजर आता है अप्रिसिएशन का, को बताएगा? या हम चले फायदा किया ना, नुकसान पे आ जाते हैं। एक्सपोर्ट्स आपकी कम हो सकती हैं, क्योंकि आपकी चीजें, प्राइस उतनी है आपकी चीजों की, लेकिन दूसरे मुल्कों के लिए आपकी चीज अब महंगी हो गई। देखो ना, ऊपर जो मैंने एग्जांपल दी है, फर्ज किया अमेरिका आपसे 100 रुपए की एक चीज लेता था, ठीक है, तो वो $1 देता था, 100 रुपए लेके आपको दे देता था। अब क्या हुआ, वो $1.50 का हो गया, ठीक है, तो अब उसको आपसे अगर 100 रुपए की चीज लेनी है, तो उसे $2 देने पड़े, क्योंकि $1 तो 50 का है। अब आपकी चीज 100 रुपए की है, लेकिन वो पड़ महंगी रही है अमेरिकन को, तो वो आपकी चीजें लेना बंद कर देंगे, ठीक है, तो आपकी एक्सपोर्ट्स कम हो जाएगी। यानी कि जो ऊपर मैंने एग्जांपल दी हुई है, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब डॉलर 100 रुपए का था और वहां से बढ़कर 300 का हो गया, तो इसका मतलब है डॉलर अप्रिशिएट किया अगेंस्ट पाकिस्तानी रुपीज, और पाकिस्तानी रुपीज डेप्रिशिएट किए अगेंस्ट डॉलर। आपको बताना पड़ेगा जब आप अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन की बात करते हैं कि अगेंस्ट विच करेंसी। इसी तरह जब $1 सर 50 रुपए दोबारा का हो बता गया, देंगे सर, ये आपने अगेंस्ट वाली बात दोबारा बता देंगे। आपको बता रहा हूँ कि जब भी हम किसी करेंसी को कहते हैं कि ये अप्रिशिएट कर रही है या डेप्रिशिएट कर रही है, तो हमें ये बताना पड़ता है कि अगेंस्ट विच करेंसी। अगर डॉलर महंगा हो रहा है पाकिस्तान में, इसका मतलब ये थोड़ी पूरी दुनिया में महंगा हो रहा है। वो बाकी तो हर मुल्क की करेंसी डिफरेंट है, इंडिया में तो 300 पे नहीं गया हुआ। तो इसका मतलब है आपको वो करेंसी बतानी पड़ेगी कि अगेंस्ट विच करेंसी ये महंगा हो रहा है। तो अब मैंने जो एग्जांपल दी कि डॉलर 300 का हो गया, इसका मतलब है डॉलर अप्रिशिएट कर गया अगेंस्ट पाकिस्तानी रुपी। इस तरह जब डॉलर 50 का हो जाएगा अगर हो गया, तो इसका मतलब है डॉलर डेप्रिशिएट कर गया अगेंस्ट पाकिस्तानी रुपीज, या उल्टा हम बोल सकते हैं पाकिस्तानी रुपीज अप्रिशिएट कर गए अगेंस्ट डॉलर्स। तो आपको जो अगेंस्ट जो करेंसी है वो बतानी पड़ेगी। अच्छा, ये हमने एप्रिसिएशन का फायदा नुकसान तो देखा है, लेकिन मैं यहीं पर रुकता हूं और मैं बात करता हूं कि अगर एक्सचेंज रेट एप्रिसिएशन में अमल दखल आ जाए, किसका? इलास्टिसिटी का। क्योंकि आपने ये पढ़ी तो हुई है माइक्रो में, जिससे भी पढ़ी है। अच्छा, तो इलास्टिसिटी अब मैं यहाँ बताने लगा हूँ। आपको पता है इलास्टिसिटी हाई भी हो सकती है और वो लो भी हो सकती है। हाई का मतलब है कि डिमांड बहुत ज्यादा सेंसिटिव है टू चेंज इन प्राइस, और लो का मतलब है कि डिमांड उतनी सेंसिटिव नहीं है। तो अगर आपकी जो इंपोर्ट की इलास्टिसिटी है, आई रिपीट, मैं कह रहा हूं अगर आपकी इंपोर्ट की इलास्टिसिटी ज्यादा है, हाई है, तो एक्सचेंज रेट एप्रिसिएशन होने से क्या होगा? इंपोर्ट्स बहुत इम्पोर्ट बहुत ज्यादा ज्यादा हो जाएगी। आएंगी। अगर इलास्टिसिटी हाई है, तो जो इंपोर्ट्स है ना, ग्रेटर इंपोर्ट्स, और उससे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। क्या? कि आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डेफिसिट हो जाए, आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो ऐसा ऐसा कम हो जाए, क्योंकि लोगों को सस्ता पड़ रहा है, वो ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज तो जा रहा है ना ज्यादा। अब लोग नॉन एसेंशियल आइटम्स भी ले रहे हैं, क्यों? सस्ता है, तो और वो इलास्टिक डिमांड है, वो ले रहे हैं। अच्छा, अगर इलास्टिसिटी हम हाई लेते हैं, अब मैं बात कर देता हूँ जी डेप्रिसिएशन। हमने कहा डेप्रिसिएशन अच्छी बात है,
आपके आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं। अच्छा, हमने ऊपर पहले अभी बात की, पहले मैं उसी पे बात कर रहा था, मैंने पूरी बात नहीं की, इम्पोर्ट्स की बात की थी ना ऊपर एप्रिसिएशन में। तो मैं बात कर लेता हूँ अब एक्सपोर्ट्स की। हमने कहा एप्रिसिएशन हो रही है तो एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम होगी। हमने कहा, एक हमने पहले कहा एक्सचेंज रेट अगर एप्रिसिएशन हो रही है तो आपको इम्पोर्ट सस्ती मिलेंगी, लोगों को फायदा होगा, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, आप इम्पोर्टेड आइटम एंजॉय कर सकेंगे। ठीक है, फाइन। लेकिन अगर इलास्टिसिटी हाई है तो बहुत ज्यादा इम्पोर्ट्स बढ़ जाएंगी, जिससे आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके फॉरेन रिजर्व्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा। सर डेफिसिट में चला जाएगा आपका करंट अकाउंट, आपका डेफिसिट में सर चला फिर तो जाएगा। इस तरह से अगर एक्सचेंज रेट एप्रिसिएशन आपकी इलास्टिसिटी हाई है तो सर इससे आपकी एक्सपोर्ट्स भी बहुत ज्यादा गिर जाएंगी। मैं अब सुनो सुनो, अब वही बता रहा हूं। अब आपकी इसी तरह अगर एप्रिसिएशन है, हाँ जी, अगर एप्रिसिएशन है तो वही ये एप्रिसिएशन हो रही है और आपकी एक्सपोर्ट जो है वो भी हाई है, एक्सपोर्ट की जो इलास्टिसिटी है, तो इसका मतलब है कि क्या हो जाएगा, ड्रास्टिक फॉल इन एक्सपोर्ट्स। एकदम से आपकी एक्सपोर्ट्स गिर जाएंगी, यानी कि एकदम से इंपोर्ट्स बढ़ गई और एकदम से एक्सपोर्ट्स गिर गई। फॉरेन एक्सचेंज आ तो रहा नहीं उतना, लेकिन जा रहा है बहुत ज्यादा, तो आपका तो बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा यहाँ पर। आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, करंट अकाउंट, उस पर तो ड्यूल इफेक्ट आएगा। एक इफेक्ट एक्सपोर्ट्स का कि फॉरेन एक्सचेंज कम हो रहा है, और एक इफेक्ट इंपोर्ट का कि फॉरेन एक्सचेंज जो कम हो रहा है वो भी और तेजी से कम हो रहा है, क्योंकि लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तो आ कम रहा है, दूसरा लोग उसको इंपोर्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये तो हमने देख लिया, तो ये लग रहा है इलास्टिसिटी अगर हाई है तो बुरी है। किस केस में? एप्रिसिएशन के केस में। अब मैं साबित करने लगा हूं कि एप्रिसिएशन में अच्छी भी हो सकती है अगर इलास्टिसिटी लो हो जाए। इलास्टिसिटी क्या हो गई जी? लो। अब आप गौर करो, हम बात करते हैं एक्सपोर्ट्स की पहले। ठीक है, ये तो मैंने अभी आपको हाई के साथ दिखाया, अब लो के साथ देख लेते हैं जरा। इलास्टिसिटी अगर लो है, एक्सपोर्ट्स की ले लेते हैं। ठीक है, अगर एक्सपोर्ट की इलास्टिसिटी लो है तो इसका मतलब है अगर उन्हें महंगा भी पड़ रहा है सर तो आपकी आवाज लेकिन दूर से आ डिक्रीज रही आएगा है। लेकिन इतना ज्यादा नहीं आएगा। हाँ जी, तो वही मैं कह रहा हूँ, लिटिल इफेक्ट ऑन एक्सपोर्ट्स। सर जी आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? अभी अब आ रही है सही? सर वो नहीं आपकी सर ना आपकी आवाज आवाज बीच नहीं आ बीच रही। में दूर ना से आ रही है सर। सर आपकी आवाज हर कॉल पे ना 2 से 3 दफा होती है कम, वो खुद ही ठीक हो जाती है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जैसे मर्जी बोले। अच्छा चलें, लिटिल इफेक्ट ऑन एक्सपोर्ट्स, मतलब एक्सपोर्ट जो है ना वो थोड़ी सी कम होंगी, ज्यादा कम नहीं होंगी। कब? अगर इलास्टिसिटी लो है, यानी कि इन इलास्टिक है, आपकी अप्रिसिएशन हो रही है ज्यादा, आपकी अप्रिसिएशन ज्यादा हो रही है, यानी कि एक्सचेंज रेट की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन आपकी एक्सपोर्ट्स में ज्यादा कमी नहीं हो रही, तो इससे क्या होगा? मुझे को बताएगा। इससे ये होगा कि ग्रेटर इंक्रीज इन फॉरेन रिजर्व, ग्रेटर इंक्रीज इन फॉरेन करेंसी, फॉरेन रिजर्व बोल देता हूँ। चलिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपको ना अमेरिका आपसे कुछ चीजें लेना चाह रहा है, और आपके पास ऐसी चीज है जो कि अमेरिका को चाहिए। ठीक है, और किसी मुल्क के पास उस क्वालिटी की नहीं मिल रही, फर्ज किया, जैसे कि कॉटन है, या कोई स्पोर्ट्स आइटम्स है, या सर्जिकल आइटम्स है, या कोई आपके लिए फर्नीचर है। तो वो अगर बाय करना चाह रहे हैं, डिमांड इन इलास्टिक है, आपका एक्सचेंज रेट बढ़ गया, लेकिन अमेरिका ने फिर भी डिमांड कम नहीं की, ज्यादा थोड़ी सी की। उससे क्या होगा कि अमेरिका को डॉलर ज्यादा देने पड़ेंगे। अब आप एग्जांपल देखो जो मैंने दी हुई है, कि पहले अमेरिका $1 देकर 100 रुपए की चीज ले लेता था। ठीक है, 100 रुपए की कॉटन ले लेता था, फर्ज किया, या लकड़ी ले लेता था, जो भी कह लो। सर अब वो सर जो केस होता है जिसमें इलास्टिसिटी लो होती है सर, ये तभी होता है जब वो दूसरे जो मुल्क होता है उसके लिए नेसेसिटी होता है कि वो आपकी चीज ले ही ले। सर जैसे अगर जो पाकिस्तान है सर, पाकिस्तान की अगर वो जो जो सऊदी अरब है सर, पाकिस्तान की करेंसी अप्रिशिएट करती है, लेकिन सऊदी अरब ने पाकिस्तान को तेल बेचना ही बेचना है सर। फिर वो तो अगर आपकी इलास्टिसिटी लो भी होगी सर, फिर भी उनको लेना ही पड़ना है। हाँ, लेना तो पड़ेगा, लेकिन वो पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा है ना। मैं अभी एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ ना, पहले एक्सपोर्ट की तो सुन लो, इंपोर्ट में बाद में आते हैं।
तो मैं आपसे कह रहा हूँ एक्सपोर्ट अगर अमेरिका ने हमसे करना है, तो क्योंकि उसकी हम एज्यूम कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट की इलास्टिसिटी लो है, तो अब उसको महंगा भी पड़ रहा है ना पाकिस्तान से लेना, तो वो छोड़ नहीं रहा, थोड़ी सी क्वांटिटी कम कर दी है। उससे क्या होगा कि उनको डॉलर ज्यादा देने पड़ेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि $1 दे के वो 100 रुपए की चीज पाकिस्तान से ले लेते थे। अब फर्ज किया $1.50 का हो गया है, तो अब वो $1 नहीं दे रहे, वो अब $2 दे के 50 रुपए की चीज ले रहे हैं, फिर भी ले रहे हैं क्योंकि डिमांड इन इलास्टिक है। तो अब पाकिस्तान के पास कितने डॉलर आ रहे हैं, $1 के $2? पाकिस्तान 100 रुपए की यार चीज ही डबल हो बेच रहे हैं। जाएंगे आप। हाँ, डबल हो गई। $2 आ रहे हैं। हाँ, इसका मतलब पाकिस्तान को जो है वो चीज पाकिस्तान 100 रुपए की बेच रहा है, लेकिन पहले जैसे 100 रुपए पहले की अगर वो फर्क। पहले वो 1000 रुपए की अगर मंगवा रहे $1000 की कॉटन मंगवा रहे थे, अब वो $1500 की मंगवा रहे होंगे, तो हमें $500 ऊपर आ रहा है। ऊपर आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल। तो इसका मतलब है आपके फॉरेन रिजर्व बढ़ेंगे, और कल को आपने कुछ इंपोर्ट्स करनी होंगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और जो इकोनॉमिक क्राइसिस आता है या लोन लेना पड़ जाता है, वो नहीं लेना पड़ेगा आपको। तो नेशनल डेट जो है ना उसको भी आप हैंडल कर पाएंगे। तो ये एक फायदा हो रहा है इन इलास्टिसिटी से, जब लो इलास्टिसिटी है। अच्छा, अब ले लेते हैं इंपोर्ट्स की बात। अगर इंपोर्ट्स जो है ना उनकी इलास्टिसिटी लो है, तो क्या होगा? एक्सचेंज हम, अच्छा अभी हम बात कर रहे थे, एक मिनट हम ना एक्सचेंज रेट एप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं, तो हम उसी पे रहेंगे। एप्रिसिएशन अगर हो रही है तो आपके लिए इंपोर्ट्स जो है वो महंगी नहीं हुई, सस्ती हो गई। लेकिन वो लो है तो आप ज्यादा, यानी कि नॉट मच इंक्रीज, नॉट मच इंक्रीज इन इंपोर्ट एक्सपेंडिचर, क्योंकि आपको इंपोर्ट सस्ती पड़ रही है, फिर भी आप इंपोर्ट्स में बहुत ज्यादा इजाफा नहीं कर रहे। तो दोनों सूरतों में इसका मतलब है अगर आप इंपोर्ट्स में ज्यादा इजाफा नहीं कर रहे, तो आपका फॉरेन रिजर्व जो है वो इतना इस्तेमाल नहीं हो रहा है इंपोर्ट्स के लिए। तो इसका मतलब है इसमें भी यही होगा, क्या? ग्रेटर इंक्रीज, यानी कि आपके रिजर्व बढ़ेंगे। क्यों? एक्सपोर्ट आपकी हो रही है, रिजर्व आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन इस्तेमाल ज्यादा नहीं हो रहे। ठीक है, क्योंकि इंपोर्ट की भी इलास्टिसिटी लो है अगर, तो ये फायदा ही दे रहा है हमें। अच्छा, अब अगर हम आ जाए उल्टा, एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन और इलास्टिसिटी लो है, ठीक है, तो क्या होगा? अगर एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन हो रही है और इलास्टिसिटी लो है, तो आपको एक्सपोर्ट्स की शक्ल में कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा, बल्कि आपके फॉरेन रिजर्व कम हो जाएंगे। समझ आ रही है ना? ऐसे भैया आप की एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन हुई है, लोगों के लिए आपकी चीज सस्ती हो गई है, तो वो ज्यादा नहीं ले रहे। क्यों? डिमांड इन इलास्टिक है इंपोर्ट की, तो आपको ज्यादा फॉरेन रिजर्व नहीं आएंगे, बहुत ज्यादा इजाफा नहीं होगा। और अगर हम इंपोर्ट की बात कर लें, और आपकी इंपोर्ट की इलास्टिसिटी इन इलास्टिक है, लो है, और एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन हो रही है, तो आपको इंपोर्ट्स महंगी पड़ रही है, तो यहाँ नुकसान हो जाएगा। सर कैसे? दोबारा बता दें सर, आप किसकी बात कर रहे हैं दोबारा? मैं आपको बात कर रहा हूँ, इलास्टिसिटी की बात कर रहा था ना, लो इलास्टिसिटी की बात कर रहा था मैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे अगर एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन हो रही, जी अगर एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन हो रही है, तो असूलन क्या होना चाहिए? आपकी इंपोर्ट्स कम होनी चाहिए। डेप्रिसिएशन कम हो रही है होनी ना, चाहिए। क्योंकि इंपोर्ट्स महंगी हो रही है, आपका इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर कम होना चाहिए, महंगा हो गया। लेकिन चूंकि इलास्टिसिटी लो है, तो आप इंपोर्ट्स में ज्यादा कमी नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आपका इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ जाएगा, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट हो जाएगा, और आपको फिर फॉरेन रिजर्व का भी मसला आएगा। ये नॉर्मली होता है उन इंपोर्ट्स के लिए जो एसेंशियल आइटम्स हैं, जैसे कि आप कैपिटल गुड्स बाय कर रहे हैं, रॉ मटेरियल बाय कर रहे हैं, आप ऑयल बाय कर रहे हैं, या और कोई एनर्जी प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, तो इनकी डिमांड इन इलास्टिक है। तो अगर आपकी डेप्रिसिएशन हो रही है, तो और इलास्टिसिटी चूंकि इनकी लो होती है इंपोर्ट की, तो आपका एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, क्योंकि महंगा हो जाएगी इंपोर्ट्स, लेकिन बावजूद महंगा होने के आप इंपोर्ट्स को ज्यादा कम नहीं कर पाओगे, तो पहला तो पेमेंट डेफिसिट हो जाएगा। तो ये मैंने आपको सारी बातें बता दी। एक्सचेंज रेट एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन का क्या इम्पैक्ट आएगा, अच्छा जनरल इम्पैक्ट भी बता दिया, और इलास्टिसिटी के साथ भी बता दिया। सर आप अभी डेप्रिसिएशन से इम्पोर्ट बताया, आप ये बता देंगे एक्सपोर्ट्स को क्या इफेक्ट होगा? एक्सपोर्ट में देखो ना, अगर डेप्रिसिएशन अगर हो रही है ना,
तो आपकी एक्सपोर्ट्स तो बढ़नी चाहिए ज्यादा, जी। लेकिन अगर इलास्टिसिटी लो है एक्सपोर्ट्स की, तो आपकी प्रोडक्ट सस्ती होने के बावजूद लोग ज्यादा नहीं ले रहे। ठीक है, इसका मतलब है आपके पास फॉरेन रिजर्व नहीं आएगा। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, आप पहले $1 100 का था, इसका मतलब है वो 100 की चीज पाकिस्तान से लेने के लिए $1 आपको दे देते थे, आपके पास $1 आ गया 100 के पीछे, ठीक है, अगेंस्ट ₹100। अब डॉलर हो गया 300 का, जैसे आजकल करीब करीब पहुंच गया। तो अब उन्होंने आपसे अगर 100 की चीज लेनी है तो वो अब भी $1 ही देंगे, ठीक है। या लेकिन अगर चीजें उन्होंने 3 ले जाएंगे। चीजें 3 ले जाएंगे तो आपके पास तो फॉरेन रिजर्व ज्यादा नहीं आ रहा, चीजें बिक रही हैं, लेकिन आपके पास रिजर्व ज्यादा नहीं आ रहे, जबकि असूलन रिजर्व आने चाहिए थे $3 300 पे। लेकिन वो चूंकि वो जो एक्सचेंज रेट है आपका डेप्रिशिएट कर गया है, उनका अप्रिशिएट कर गया है, तो आपको रिजर्व्स कम आएंगे, और ये आपके लिए अच्छा नहीं है। और चूंकि रिजर्व्स की तो हर मुल्क को जरूरत होती है, तो फॉरेन सर एक्सचेंज। अगर आपकी डेप्रिसिएशन में इलास्टिसिटी हाई होगी तो ये होगा कि आपके लिए इंपोर्ट्स महंगी हो जाएगी, तो आप बिल्कुल बहुत ज्यादा इफेक्ट आ जाएगा, इंपोर्ट्स बहुत कम हो जाएंगे, जो कि फायदेमंद है बैलेंस पेमेंट के लिए। अगर ठीक इलास्टिसिटी है हाई है, जी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। सर एक्सपोर्ट्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हाई होने से इलास्टिसिटी देखो अगर डेप्रिसिएशन की हाई, सिचुएशन? देखो ना, अगर हाई हो गई है तो आपकी एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा कम हो जाएंगी, क्योंकि आपकी चीजें महंगी हो गई, लेकिन चूंकि डिमांड भी नहीं, इलास्टिक है। डेप्रिसिएशन में बात कर रहा हूँ, डेप्रिसिएशन में। हाँ, डेप्रिसिएशन के केस में आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं उनमें डेप्रिसिएशन में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपकी एक्सचेंज रेट थोड़ा सा गिरा है लेकिन लोगों को सस्ती मिल रही है, और डिमांड इलास्टिक है, तो वो एकदम से उसकी डिमांड बढ़ा देंगे आपके प्रोडक्ट की, और ज्यादा एक्सपोर्ट्स जो है ना वो आपकी होंगी, रेवेन्यू ज्यादा आएगा, फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ेगा। मेरा ख्याल आपको ये समझ आ गया होगा। अगर मैं जी सर। जनरल, अच्छा ये इलास्टिसिटी के साथ है, ये भी समझना था। अगर मैं जनरल इम्पैक्ट बताऊं ना, तो वो यही होता है, अप्रिसिएशन होने से, जनरल इम्पैक्ट विदाउट इलास्टिसिटी की बात कर रहा हूँ, अप्रिसिएशन होने से आपकी एक्सपोर्ट्स गिर जाती हैं और इंपोर्ट्स बढ़ जाती हैं, ठीक है, यानी कि इंपोर्टर को फायदा होता है, इंपोर्टिंग फर्म्स को, और एक्सपोर्टिंग फर्म्स को नुकसान हो जाता है। जैसे आजकल प्रोडक्शन बंद हुई हुई है गाड़ियों की, क्यों? स्पेयर पार्ट्स बाहर से आते हैं, सीकेटी यूनिट्स बनते हैं, तो वो डॉलर इतना महंगा हो गया, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो गवर्नमेंट ने भी बैन लगाया हुआ है, चले वो एक और चीज है, लेकिन महंगा हो गया तो प्रोडक्शन बंद करे किए बैठे हैं सारे। इसी वजह से कि अगर आपके मुल्क में डेप्रिसिएशन हो रही है तो इंपोर्ट्स नुकसानदेह है, इंपोर्टिंग फर्म्स को नुकसान है, एक्सपोर्टिंग फर्म को फायदा है। और अगर अप्रिसिएशन हो रही है तो एक्सपोर्टिंग फर्म को नुकसान है और इंपोर्टिंग फर्म को फायदा हो रहा है। ये जनरल इम्पैक्ट आपने याद रखना है। अच्छा जी, जी अब हम आगे चलते हैं। ये तो हमने बात कर ली एक्सचेंज रेट की। अच्छा, यहीं पर ही हम बात करेंगे आगे जल्दी से, डिमांड ऑफ करेंसी और सप्लाई ऑफ करेंसी को भी देख लेते हैं। ये जनाब हमारे पास डिमांड फॉर करेंसी है, और यहाँ हम ले लेते हैं सप्लाई ऑफ करेंसी। अच्छा, अब इनके चूंकि कर्व भी होते हैं, हमें असल में कर्व ही देख रहे हैं, तो उसको देख लें जल्दी से। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डिमांड फॉर करेंसी का कर्व बना रहा हूँ, ये मैंने बना दिया। डिमांड फॉर करेंसी का कर्व होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, जिस तरह के डिमांड कर्व होते हैं हमेशा। यहाँ मैं लूंगा, यहाँ प्राइस लेते थे, तो करेंसी की प्राइस क्या होती है? एक्सचेंज रेट। नीचे हम लेते थे क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, तो यहाँ आ जाएगा क्वांटिटी ऑफ करेंसी, फर्क कोई नहीं है। और आपको नजर आ रहा है कि एक्सचेंज रेट अगर इतना है तो इतनी डिमांड की जा रही है। अगर एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा, यानी कि डेप्रिसिएशन होगी, तो करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी। अगर आप यहाँ ER0 पे आ गए और यहाँ Q1 पे चले गए, एक्सचेंज रेट कम होने से डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर एक्सचेंज रेट बढ़ जाए तो आपके सामने है, एक्सचेंज रेट बढ़ गया यानी कि एप्रिसिएशन हो गई, लेकिन डिमांड करेंसी की कम हो गई। अच्छा, ये अब आप मूव कर रहे हैं, ये ए पॉइंट, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये एक सी पॉइंट है। तो ये जो आप मूव कर रहे हैं ना, पॉइंट ए से बी या ए से सी,
इसको क्या बोल रहे हैं? ये है मूवमेंट अलोंग द कर्व, मूवमेंट अलोंग द कर्व। जिस तरह हमने कहा था ना मूवमेंट अलोंग द कर्व होती है, आपने पढ़ा होगा प्राइस फैक्टर से, तो यहां पर मूवमेंट अलोंग द कर्व होती है एक्सचेंज रेट फैक्टर से। याद रखना है, राइट या लेफ्ट? राइट होगी तो शिफ्ट होता डिमांड है बढ़ेगी। एक्सचेंज रेट में, हाँ, शिफ्ट होता है एक्सचेंज रेट में। होता है। अच्छा, डिमांड राइट पे जाएगी या लेफ्ट पे जाएगी, डिपेंड करता है एक्सचेंज रेट को क्या हो रहा है। अच्छा, अब सवाल ये है, तो ये अगर राइट पे जाएगी तो एक्सटेंशन बोलेंगे, लेफ्ट पे जाएगी तो कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे, उसी तरह जैसे आप डिमांड कर्व में पढ़ते रहे। अच्छा, अब सवाल ये कि अगर एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो उससे डिमांड कम क्यों हो रही है? कोई बताएगा डिमांड फॉर करेंसी कम क्यों हो रही है? ये सर क्योंकि ऑपोजिट। अगर पहले किसी को आपकी करेंसी 10 की पड़ी थी उनके मुकाबले में, अब वो उनको 20 रुपए की पड़ेगी, जी, वेरी गुड। यानी कि उनको क्योंकि अपनी डिमांड करेंसी फॉर, ज्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी आपकी करेंसी की डिमांड के लिए। वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर चला, वेरी गुड। यानी कि डिमांड करता कौन है? फॉरेनर्स। तो उनको अपनी करेंसी ज्यादा सप्लाई करनी पड़ जाएगी, बेचनी पड़ जाएगी आपकी वही करेंसी खरीदने के लिए जो वो पहले खरीद रहे थे, तो उनको महंगा पड़ेगा, तो वो डिमांड कम कर देंगे। कहते हैं, कहेंगे हम नहीं लेते इस मुल्क से, यहाँ पे हमें महंगा पड़ रहा है, ऑफ कोर्स, तो करेंसी की डिमांड कम हो जाएगी। इसी तरह अगर एक्सचेंज रेट जो है वो बढ़ जाए, कम हो जाए, तो उनके लिए सस्ता पड़ेगा, तो वो आपकी करेंसी की डिमांड जो फॉरेनर्स हैं वो ज्यादा कर देंगे। तो यही मैकेनिज्म है, ठीक है। अब आ जाते हैं सप्लाई ऑफ करेंसी पे, वो होता है अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। और वो उसी तरह क्वांटिटी यहाँ ले ली, एक्सचेंज रेट ले लिया, और नजर आ रहा है कि अगर एक्सचेंज रेट इतना है तो ये सप्लाई है, अगर एक्सचेंज रेट इतना हो गया तो ये सप्लाई है। यानी कि एक्सचेंज रेट के बढ़ने से सप्लाई बढ़ती है। लेकिन अब ये पॉइंट ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो ये है मूवमेंट अलोंग द कर्व। किस तरफ को हो रही है? राइट साइड पे। राइट साइड का क्या मतलब है? राइट साइड का मतलब है कि डिमांड में एक्सटेंशन हो रही है, क्योंकि ये भी एक्सचेंज रेट फैक्टर से हो रहा है। और अगर आप बी से ए की तरफ जाएंगे तो डिमांड में कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, डिमांड का वो सॉरी, सप्लाई में कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, सप्लाई कम हो रही है। तो राइट पे सप्लाई के जाने से सप्लाई में एक्सटेंशन होती है बिकॉज ऑफ एक्सचेंज रेट फैक्टर। यानी कि और अगर एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा तो सप्लाई ऑफ करेंसी भी कम हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट कर देगी। और ये ऐसा क्यों है? वो बताएगा एक्सचेंज रेट ज्यादा होने से सप्लाई ऑफ करेंसी क्यों ज्यादा हो गई, क्यों पॉजिटिव रिलेशन है, बता दो। सर क्योंकि डिमांड फॉर इम्पोर्ट जो है वो बढ़ गई है। डिमांड फॉर इंपोर्ट्स बढ़ गई है, वेरी गुड, क्योंकि एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट करने से आपके लिए इंपोर्टेड आइटम सस्ती हो गई हैं। अब आप धड़ाधड़ इंपोर्टेड आइटम लेंगे, और इंपोर्टेड आइटम लेने के लिए आप अपनी करेंसी पहले सप्लाई करेंगे, ऑफर करेंगे फॉर सेल, ज्यादा सप्लाई करेंगे क्योंकि आपको सस्ती पड़ रही थी, तो सप्लाई बढ़ जाएगी। और इसी तरह अगर एक्सचेंज रेट आपका गिर गया है तो आपके लिए इंपोर्ट्स महंगी हैं, आप अपनी करेंसी की सप्लाई भी कम कर दोगे, यानी कि सेल नहीं करोगे टू बाय इंपोर्ट्स। तो ये तो हमें समझ आता है। अच्छा, अब इन दोनों का इंटरेक्शन देख लेते हैं जल्दी से, कि यहाँ पे मैं आपको इंटरेक्शन इसका दिखाता हूँ कि अब अगर हम एक्सचेंज रेट मार्केट को देखें, फॉरेन करेंसी मार्केट, ठीक है, तो ये हमारे पास डिमांड है, ये हमारे पास सप्लाई है, ये इक्विलिब्रियम है। ऑफ कोर्स यहाँ पर एक्सचेंज रेट है जो कि इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट कहलाता है, यहाँ पे करेंसी की क्वांटिटी है जो कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहलाती है। अब आपको ये बताना है कि एक्सचेंज रेट फैक्टर के अलावा भी फैक्टर्स होते हैं जो कि डिमांड और सप्लाई पे अफेक्ट करते हैं। और वो कौन कौन से हो सकते हैं? वो हो सकता है जैसे कि आपके मुल्क में इंटरेस्ट की बात कर लें जो बैंक्स ऑफर करते हैं, आपके मुल्क में इन्फ्लेशन कितनी है, ज्यादा है कि कम है, आपके मुल्क में पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, पॉलिटिकल सिचुएशन। इसी तरह से आपकी तो टेररिज्म है कि नहीं है। बहरहाल ये अभी मैं आपको इस पहले इनके बारे में बात कर लूं। ये जो मैं आपको मेंशन कर रहा हूं ये सारे नॉन एक्सचेंज रेट फैक्टर हैं, और इनके होने से डिमांड और सप्लाई में शिफ्ट आता है। कैसे, अभी देख लेते हैं। पहले हम पकड़ लेते हैं जी इंटरेस्ट को। अगर आपके बैंक बहुत अच्छा इंटरेस्ट दे रहे हैं सेविंग पे, बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो दूसरे मुल्क के लोग जो हैं वो कहेंगे यार पाकिस्तानी बैंक में सेव करते हैं, वहां रेट बड़ा अच्छा मिल रहा है सेविंग पे,
तो पैसा आपके मुल्क में आएगा, और आने के लिए वो क्या करेंगे, आपकी करेंसी को डिमांड करेंगे। इसको बोलते हैं फ्लो ऑफ हॉट मनी। याद रखना है, मतलब ये हॉट मनी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें लोग तलाश करते हैं जिस कंट्री में अच्छा रेट मिल रहा है सेविंग्स पे, बैंक में, उधर पैसा डाल दो। तो इसलिए इसको फ्लो ऑफ हॉट मनी बोलते हैं। तो इंटरेस्ट अगर ज्यादा दे रहा पाकिस्तानी बैंक, तो लोग पाकिस्तानी करेंसी खरीदेंगे ताकि पाकिस्तानी बैंक्स में पैसे को सेव कर सकें। तो डिमांड फॉर करेंसी बढ़ जाएगी, और वो कहाँ चली जाएगी, वो इस तरह से राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ये इंटरेस्ट की वजह से हुआ, और उसकी वजह से इक्विलिब्रियम यहां आ जाएगा, एक्सचेंज रेट यहां चला जाएगा, और यहाँ पे नई क्वांटिटी आ जाएगी Q1 के नाम से। ठीक है, अच्छा इसमें एक बात बताता चलूं कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, मैं यहाँ पे ना यहाँ लिखता हूँ, ये स्मॉल आई से शो कर रहा हूं। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो ये याद रखो, उससे क्या हुआ, हमने कहा कि करेंसी की जो डिमांड है ना वो बढ़ जाती है। ओके, करेंसी की जब डिमांड बढ़ी, यानी कि डिमांड जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट हो गई, उससे क्या होता है, उससे होती है शॉर्टेज। किसकी शॉर्टेज, करेंसी की शॉर्टेज। याद रखना है, डिमांड फॉर करेंसी जब बढ़ती है सर तो बात सुनिए, आपकी जो अपनी करेंसी है उसकी शॉर्टेज तो हो नहीं सकती सर, क्योंकि जो स्टेट बैंक है सर उसी के सर नोट छापने। नहीं, शॉर्टेज बिल्कुल और होती है। मनी सप्लाई का भी तो एक कंट्रोल होता है ना। तो कंट्रोल भी होता है, उस तरह आप अन्यवार नोट नहीं छाप सकते, ये कहलाता चीज है। जो अब प्रॉब्लम ये हुआ है कि मनी का पोर्शन ना A2 में चला गया, तो मैं बात उस पर करना नहीं चाह रहा। मनी प्रिंट आप अन्यवार नहीं कर सकते, उसके उसके लिए भी एक सिस्टम है। सर बहरहाल उसके पीछे सर आपको सर कुछ सामान या जैसे जी, गोल्ड सोना वगैरह आपको सर जैसे रखवाना ना पड़ता है। फॉरेन फॉरेन रिजर्व रखना पड़ता है, तो फॉरेन रिजर्व होंगे नहीं तो नोट कैसे छापते जाएंगे आप। तो ऐसा नहीं है। बहरहाल ये एक अलग डिबेट है, लेकिन ये याद रखना है आपने बस, कि आपको जो नोट छापते हैं वो कंट्रोल्ड होते हैं, जैसा कि अभी शोएब ने कहा, वो एक लिमिट में छाप सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। वरना एक ये भी सवाल आता है, सर नोट छापते जाओ तो सबकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, कोई भी गरीब नहीं रहेगा। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है, इस पे बाद में बात करेंगे। अभी हमारे पास टाइम कम है, तो हम टॉपिक पे नहीं, ज्यादा बेहतर है। अच्छा, डिमांड फॉर करेंसी की वजह से शॉर्टेज हो जाती है, और जब शॉर्टेज हो जाएगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्टेज, और जब किसी चीज की शॉर्टेज होती है तो उससे क्या होता है, सर सप्लाई लेफ्ट राइट मूव कर जाएगी। नहीं नहीं, उससे उससे एक्सचेंज रेट ज्यादा हो जाएगा शॉर्टेज से ना। हमने कहा ना, जब किसी चीज की शॉर्टेज होती है तो उसकी प्राइस बढ़ती है, ऐसे ही पढ़ा है ना हमने। तो जब एक्सचेंज रेट, जब फॉरेन करेंसी की भी शॉर्टेज होगी, करेंसी की शॉर्टेज होगी, तो उसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी, और उसकी प्राइस क्या होती है, एक्सचेंज रेट। और जब एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा तो उससे डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ेगा। डिमांड पे कह रहा हूँ, डिमांड पे तो पड़ेगा, सप्लाई पे इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन सप्लाई ऑफ करेंसी क्या होगी, सप्लाई ऑफ करेंसी बढ़ेगी, लेफ्ट राइट। लेकिन शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि सप्लाई ऑफ करेंसी बढ़ रही है एक्सचेंज रेट की वजह से। तो उसमें आएगी मूवमेंट, ये देखो, ये मूवमेंट ऐसे आएगी, बढ़ वो भी रही है, लेकिन वो एक्सचेंज रेट की वजह से बढ़ रही है। डिमांड में शिफ्ट आया है, क्योंकि वो नॉन एक्सचेंज रेट फैक्टर की वजह से चेंज हो रहा है, हो रही है। इस वजह से जब हमने क्वांटिटी कहा कि बढ़ रही है, तो क्वांटिटी का मतलब है क्वांटिटी डिमांडेड एज वेल एज सप्लाइड, दोनों बढ़ रही है, लेकिन दोनों के बढ़ने का रीजन डिफरेंट है। मेरे ख्याल आपको समझ आ गई होगी इस बात की। तो आगे चलते हैं। आगे अगर मैं ये कहता हूं कि इसी तरह अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाए, तो उल्टा इफेक्ट पड़ जाएगा आपको, ऑफ कोर्स। क्या, आपका बैंक कम इंटरेस्ट दे रहा है, बाकी जो इंटरनेशनल बैंक है वो ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो आपके लोग क्या करेंगे, अब आपके बैंक्स में से पैसा निकाल निकाल कर उन बैंक्स में जमा सर कराना जिसकी शुरू वजह से क्या करेंगे। होगा सर, जो आपका डिमांड का है सर लेफ्ट राइट मूव कर जाएगा सर, जिसकी वजह से जो आपका एक्सचेंज रेट है सर वो डिप्रिशिएट कर जाएगा, जो नहीं आपका नहीं, सप्लाई का है। बात सुनो, डिमांड का भी बिल्कुल लेफ्ट पे जा सकता है, और आपका सप्लाई का भी लेफ्ट पे जा सकता है। क्यों भला, सर सप्लाई आपके, का क्यों जाएगा। ओवरऑल हो रही है, मनी सर्कुलेशन में कम है, जिसकी वजह से कैपिटल इक्विपमेंट नहीं खरीदी जाएगी बिजनेसेस से ज्यादा। नहीं नहीं नहीं, आपकी ये नहीं, वो है कि इसलिए कि आपके जो लोकल लोग हैं जो बैंक में सेव करके बैठे हुए हैं, उनको जब नजर आएगा कि यूके का बैंक ज्यादा अच्छा इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो वो क्या करेंगे, अपनी करेंसी को सप्लाई करेंगे, और अपनी करेंसी ज्यादा सेल करेंगे, ताकि वो फॉरेन करेंसी लेके उनके बैंक में सेव कर सके।
तो सप्लाई ऑफ करेंसी बढ़ जाएगी। याद रखिए आप, ये भी डिमांड फॉर करेंसी कम हो सकती है, बिल्कुल सही है, लेकिन कौन कम करेंगे? फॉरेनर्स। फॉरेनर्स जो पहले डिमांड कर रहे थे करेंसी को, वो अब नहीं करेंगे। ओके फाइन, तो आप वापस आ सकते हैं क्या? ये जो हमने डिमांड बढ़ाई थी ना, हम इसको वापस कर लेते हैं, ये वापस यहाँ आ गई। ओके, उसी जगह पर। तो समझ आती है, सप्लाई ऑफ करेंसी ज्यादा हो जाएगी। तो सप्लाई ऑफ करेंसी ज्यादा होने से भी एक्सचेंज रेट कम होता है। अगर मैं यहाँ पर सप्लाई ऑफ करेंसी का कर्व बना दूं, ये देखो बढ़ गई ना, तो ये देखो एक्सचेंज रेट तो यहाँ हो गया, कम हो गया। ठीक है, अगर हम नया वाला डिमांड कर्व लें तब भी कम हो गया पहले के मुकाबले में। तो अब मैं अगर इसको इसकी चेन बनाऊं, तो वो कुछ ऐसे बनती है कि इंटरेस्ट रेट जो था वो कम हुआ, उससे आप ले लो डिमांड या सप्लाई। मैं सप्लाई लेता हूँ, सप्लाई ऑफ करेंसी बढ़ गई, और सप्लाई ऑफ करेंसी बढ़ने से आपकी करेंसी, मैं दूसरी चीज रुख बताना चाह रहा था, इसीलिए मैं सप्लाई ले रहा हूँ। डिमांड भी हो सकती है। अच्छा, सप्लाई ऑफ करेंसी बढ़ने से क्या होता है? जब किसी चीज की सप्लाई बढ़ती है, और क्लास स्टार्ट कर लें। अच्छा एक मिनट, तो वो सरप्लस हो जाता है। अच्छा, सरप्लस होने से क्या होगा? करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है वो फॉल कर जाएगा, याद रख लेंगे। और एक्सचेंज रेट फॉल करने से जो करेंसी की डिमांड है एक्सचेंज रेट वाली, वो बढ़ जाएगी। मैंने अभी ये मैकेनिज्म लिया है। अच्छा, सर इस समझ आ चीज रही? की समझ नहीं आई सर कि जब एक्सचेंज अच्छा, रेट कम होगा मैं तो डिमांड समझाता हूँ, कैसे बढ़ेगी? मैं अभी